हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं फॉर दी स्टैटिक जीके। मतलब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें जीके पूछी जाती है तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे जो एग्जाम पूछे जा सकते हैं। तो बहुत बड़ी सीरीज होने वाली है, तो वी विल ट्राई टू ब्रिंग रेगुलर वीडियोस ऑन दिस थिंग। और आपको जो पीडीएफ वगैरह हैं ये आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला टॉपिक है फर्स्ट इन इंडिया। मतलब क्या है कि पहली जो बात पूछी जाती है कि इंडिया में पहले कौन थे या सबसे पहली बार क्या हुआ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मेल फीमेल, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो डिफरेंट वीडियोज में आती रहेंगी। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट इन इंडिया के अंदर मतलब क्या है, सो हाई फ्रीक्वेंसी इन स्टैटिक जी के लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट का मतलब क्या हुआ है, क्वेश्चन आर कॉमन इन एग्जाम लाइक यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, एसएस तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग कर रहे हैं, रेलवेज हो गया, स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन है, या फिर अगर मान लीजिए आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या फिर नाटक किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जीके अगर एज अ सिलेबस जीके मेंशन है तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सो दे आर कंसिडर्ड इजी टू स्कोर क्वेश्चन, जिसमें कुछ है नहीं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए नहीं, आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है। अगर वो आती है तो आप डायरेक्टली उसमें क्लिक कर देते हैं, तो टाइम सेव करता है आपके एग्जाम के लिए, और आपके नंबर जो होते हैं काफी इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट, फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट कौन थे बताइए। तो इन सबको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा बेनिफिट क्या होता है, ये आपकी जो कंटेक्चुअल नॉलेज है उसको इंप्रूव करने में हेल्प करता है। सो अंडरस्टैंडिंग दिस फर्स्ट बिल्ड अ सॉलिड फाउंडेशन इन इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कभी हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे, ऑफकोर्स हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे, कभी गवर्नेंस से होंगे, तो इन सब के बारे में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो नॉर्मली क्या है कि मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा आपसे, कुछ लाइक हम डिस्कस करेंगे, एट द सेम टाइम उसका हम आंसर भी देंगे, और उसके साथ साथ इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उससे रिलेटेड जो भी ये क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये भले ही आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं या फिर क्या चीज़ है, इट इज गोइंग टू बी सो मच डिफरेंट इन्फॉर्मेशन एज वेल। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देखिए हो था क्या, इन स्टार्टिंग जब अंग्रेज इंडिया में आए तो उन्होंने जो अपने इंडिया को तीन पार्ट डिवाइड कर दिया। लाइक जो प्रेसिडेंसीज थी तीन थी, बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल। सो बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, तो हुआ क्या था कि सेवन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इस एक्ट में क्या कर दिया गया कि बंगाल और जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी और बंगाल, इनमें पहले क्या था, सबके प्रेसिडेंसी में गवर्नर हुआ करता था। आफ्टर दिस एक्ट जो बंगाल का गवर्नर था उसको चेंज कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब इन दोनों को सब ऑर्डिनेट बना दिया। इनकी जो पावर थी काफी कम हो गई है, और जो गवर्नर था बंगाल का वो काफी पावरफुल हो चुका था। तो ये बोला जाता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इट वॉज अ स्टार्टिंग, लाइक दिस एक्ट वॉज अ स्टार्टिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। कभी हम पढ़ेंगे इसको हिस्ट्री में कि पहले क्या था, सब लोग अलग काम करते, बॉम्बे अलग से काम करती, मद्रास अलग से काम करती थी, और बंगाल अलग थी। फिर क्या करा, इस एक्ट के बाद सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कर दिया कि एक ही आदमी होगा। तो पहले क्या करा गया, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, सो यही चीज है। तो पहले कौन थे फर्स्ट गवर्नर जनरल, ये थे वॉरेन हेस्टिंग। ये याद कर लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर पूछा जाता है कि जैसे मैंने बात की थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, फिर और भी आई 1993 का आता है, फिर चार्टर एक्ट 1813 का, और फिर आता है जाके 1833 का जो एक्ट आता है। 1833 के एक्ट में क्या बोला गया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो ऑलरेडी मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी के ऊपर आता था। ये बोल दिया गया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं है, अब उसको कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब आप मीनिंग समझिए, पहले बंगाल तक था, अब उसको बोल दिया गया कि नहीं, पूरे भारत पर यही गवर्नर जनरल है। सो इवन 1833 का जो एक्ट था उसको बोला जाता है इट वाज अ पीक ऑफ सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। मतलब बिल्कुल सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया। उसमें बना दिया गया कि जो गवर्नर जनरल पहले पहले तीनों के अलग अलग हुआ करते थे, फिर बंगाल को बोला गया कि भाई आप गवर्नर जनरल हो, और जो अब बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसीज है वो आपके अंडर आएंगी। और अब 1833 के एक्ट में बोल दिया गया कि आप बंगाल के नहीं, पूरे ही इंडिया के गवर्नर जनरल है। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विलियम बेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेंटिंग इज रिमेंबर्ड फॉर हिज सोशल रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग द अबॉलिशन ऑफ सती। इनको भी डिस्कस करेंगे। 1833 के एक्ट में जो राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने काफी प्रयास किया, उसके बाद ये एक्ट पास करा पाए हुए, और उसके अंदर विलियम बेंटिंग काफी बड़ा रोल है। उन्हीं के ही टाइम पीरियड में ये एक्ट पास किया गया था जिसमें सती को बैन कर दिया गया था। एक्चुअली स्टार्टिंग बंगाल के लिए थी जो ये बैन किया गया था, अबोलिशन ऑफ सती या बैन ऑफ सती जो था बंगाल के लिए था। बाद में पूरे ऑल ओवर द इंडिया में इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया था। एंड सरपासिंग द प्रैक्टिस ऑफ थगीस, हिज टेन्योर मार्क द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया। अब ठीक है,
तो इट वाज अ लॉर्ड विलियम बेंटिक, द फर्स्ट गवर्नर जनरल। अब क्या होता है कि फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया क्या था, 1857 की क्रांति होती है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। उसके पीछे बहुत सारी रीजंस रहते हैं। क्रांति जो होती है उसमें कई सारे रीज़न रहते हैं, लाइक सोशल रीजंस थे, इकोनॉमिक रीज़न थे, रिलीजियस रीज़न थे, इमीडिएट रीज़न थे। सोशल मतलब क्या था, इसके अंदर जैसे ये था कि विडो रीमैरिज एक्ट करना, जो विडो है उनको रीमैरिज करने के लिए एलिजिबल कर देना। और भी ये था कि अगर कोई आदमी अपनी लाइक हिंदुज़म से कास्ट छोड़कर कोई दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट होता है तो उसको इनहेरिटेंस जो प्रॉपर्टी है वो भी कंटिन्यू कर पाएगा। इसको बोले थे लेक्सी लोकी एक्ट। इनको मैं पढ़ाऊंगा आपको इन फ्यूचर, जैसे हमारे सीरीज चलती रहेगी तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अभी हल्का सा याद कर लीजिए। तो सोशल ये था, फिर सोसाइटी में काफ़ी प्रॉब्लम आ गई थी। इकोनॉमी के अंदर क्या था कि जो इंडिया की जो इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, जो यहाँ के हैंडीक्राफ्ट थे, उनको सब खत्म कर दिया, यहाँ का एग्रीकल्चर खत्म कर दिया, बिकॉज जो ब्रिटेन से जो गुड्स आ रहे थे सब कुछ। रिलीजियस भी था क्योंकि इसमें ऐसा लग रहा था कि जो क्रिश्चियन से मशीनरीज वो आ रहे हैं, वो कन्वर्ट करा रहे हैं। उसके बाद जो इंटरफ्रेंस इन रिलीजियस थिंग की, पर्दा हटा दिया, सती बैन कर दी, विडो रिमैरिज कर दिया। अब देखा जाए तो मॉडर्न है, लेकिन पॉइंट एक थी उस टाइम के हिसाब से सोचेंगे तो उनको ये चीज़ लग रही थी कि इट वॉज द इंटरफ्रेंस इन देयर रिलीजन। तो ये चीज़ थी। इमीडिएट रीजन तो ये थे, आपने सुना भी होगा कि जो इनफील्ड कार्ट्रेज थी उसके अंदर काऊ और पिग का फैक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। तो अब ये करा गया था नहीं करा गया था वो अलग चीज़ है, लेकिन ये अफवाह फैल गई थी। तो इसकी वजह से इमीडिएट रीजन ये था। सो फिर रिवोल्ट हो जाता है। रिवोल्ट होने के बाद बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन 1857 के बाद क्या होता है, ब्रिटेन को रियलाइज होता है कि यार ये तो मामला वो है, गड़बड़ है। तो यहाँ पर क्या होता है, कैनिंग को भेजा जाता है 1858 में। सो आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर। फिर क्या होता है कि रिवोल्ट के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको बोला जाता है कि भाई साहब अब काम खत्म हो गया, अब क्या है डायरेक्टली ब्रिटिश और जो राज है वो गवर्न करेगा यहाँ पर इंडिया पर। तो उसका रोल खत्म हो जाता है आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 और यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। और पहले जो वॉइस रॉय थे, और यहाँ पर क्या था, वॉइस रॉय भेजा जाता है। वॉइस रॉय क्या थे, ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश राज इन इंडिया। मतलब जो ब्रिटेन का जो राजशाही थी, या मान लीजिए उनका जो हाउस ऑफ कॉमन था, जो उनकी पार्लियामेंट थी, गवर्नेंस थी, उनका रिप्रेजेंटेटिव रहता था इंडिया में। ठीक है। सो द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर इंडियाज एडमिनिस्ट्रेशन एंड कैनिंग बिकम द फर्स्ट वॉइस रॉय। रिमेंबर फॉर इंट्रोडक्शन द इंडियन पीनल कोड, आईपीसी जो आज तक चलता है, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट वगैरह, इसने इंट्रोड्यूस करे। और यही टाइम पीरियड था जब यहाँ पर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट आया 1861 का। तो इवन इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आता है गुड गवर्नेंस एक्ट ऑफ 1861 का। मतलब कहने के लिए था कि गुड गवर्नेंस है कि भाई ब्रिटिश को रियलाइज हुआ कि रिवोल्ट हो गया है, तो बोला ठीक है अब हम आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, इंडियंस में जो पर्सनल अफेयर्स उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम थी अब हम लोग अच्छा रूल वो बनाएंगे। लेकिन द पॉइंट वाज, द नाम तो रखा गुड गवर्नेंस, लेकिन उसके बाद वो प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई थी। जब हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में तो हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे क्या क्या चल रहा था। एक्चुअली हिस्ट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। फिर आता है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, तो आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। सो इनको कब करा गया था, 24 जनवरी 1950 इस दिन इनको अपॉइंट किया गया था। द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अ फॉर्मर फ्रीडम फाइटर एंड गांधीयन, गांधी जी को काफ़ी फॉलो करते थे। सर्व एज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 1950 से लेकर 1962 12 साल तक ये प्रेसिडेंट रहे हैं। ही वाज द इंस्ट्रूमेंट इन शेपिंग इंडियाज पोस्ट इंडिपेंडेंस गवर्नेंस। देखिए एक चीज़ है कि इंडिया का जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। आप एक टर्न्योर रह सकते हैं 5 साल, 2 टर्न्योर रह सकते हैं, फिर 10 में लागू हो जाएगा, तीसरा चौथा पाँचवा रह सकते हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उसमें एक लिमिट फिक्स है कि कोई भी आदमी मैक्सिमम 2 टाइम्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन सकता है। तो मतलब ट्रंप तो चूज हो चुके हैं और ट्रंप अगले 4 साल तक रहेंगे अगर सब सही चलता रहा, लेकिन 4 साल बाद कुछ भी हो जाए वो तीसरी बार नहीं आ सकते। जैसे बराक ओबामा थे, बराक ओबामा 2 बार रहे, उसके बाद उनको कितना भी अच्छी खासी उनकी पॉपुलरिटी थी, लेकिन वो तीसरी बार नहीं बन सकते। इंडिया में ऐसा कोई नहीं है, जब तक इंडियन प्रेसिडेंट चाहे, कोई भी चाहे कितनी बार भी बन सकता है, जब तक लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब उसके इलेक्शन कैसे होते हैं, कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल इशूज़ में, लाइक पॉलिटी में। फिर आता है फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये पूछा जाता है कि भाई फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे। सो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। सो रेनाउंड फिलोसोफर एंड स्कॉलर डॉक्टर राधाकृष्णन प्लेड अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग इंडियन फिलोसफी ऑनवर्ड। ही इज बर्थडे सेलिब्रेटेड द टीचर्स डे। तो जो हम लोग बनाते हैं टीचर्स डे, तो उन्हीं के लिए बनाया जाता है। फिर आता है नेहरू, क्या नाम आता है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो इनका भी यही था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इनको
इन्हीं इलेक्शन जीतते हैं और अल्टीमेटली इन्हीं को बनना था, पहले से भी डिसाइडेड था। वो आपने मूवी नहीं, एक सीरीज़ देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आई थिंक सोनी लिव पर है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपका मन है हिस्ट्री में देखने का। तो इट इज़ अ फ्रीडम एट मिडनाइट, मुझे बड़ी अच्छी लगी क्योंकि काफ़ी अच्छा समझाया गया है और पूरा का पूरा बताया उस टाइम चल क्या रहा था। अगर आप देख सकते हैं, हिस्ट्री में इंटरेस्ट है जरूर देखिए। उसके अंदर यही बताया है कि आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 जो इंडिया का पार्टीशन है, जो लास्ट के कुछ साल रहे थे ब्रिटिश के, कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्या क्या चीज़ें हुई, तो बहुत ही डिटेल में समझाया गया है। इतना हम लोग पढ़ते नहीं है इतना इस टॉपिक को, लेकिन इंपॉर्टेंट है। सर नेहरू वॉज अ सेंट्रल फिगर इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड लेटर फोकस्ड ऑन द एस्टेब्लिशिंग ए सेक्युलर सोशलिस्ट स्टेट। अब ये सेक्युलर क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, ये पढ़ेंगे पॉलिटी के अंदर, उसके सीरीज भी हम लोग जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। ही वॉज ऑल्सो द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडियाज एजुकेशन टेक्नोलॉजिकल पॉलिसीज। तो यही था, काफ़ी वो लाइक साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करते थे कि जो भी चीज़ें होनी चाहिए इट शुड बी ऑन सेक्युलर, सोशलिस्ट समाजवाद के ऊपर फोकस करते थे। फिर आता है कि फर्स्ट, अच्छा एक चीज़ और है, आई थिंक ये मैंने बताया नहीं है, जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, इट इज़ लाइक ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आई थिंक इन्होंने जहाँ तक मुझे याद है, आई थिंक इट इज़ 12 ईयर्स और समथिंग 280 डेज कुछ करा था, मतलब रफली 13 साल तक इन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर एक रोल निभाया है। नहीं, इट इज़ 15-16 का, 3 साल तक, 3 बार रहे थे। मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे थोड़ा बताना कि कितने साल इन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर रहा है, बट ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इट शुड बी आई थिंक 16-17 ईयर्स। फिर आता है फर्स्ट डेप्टी प्राइम मिनिस्टर जो थे, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और इन्हीं के नाम पर है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में आपको देखने को मिलेगी, द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ द वर्ल्ड। और इनको बोला था आयरन मैन ऑफ इंडिया। क्यों बोला जाता था, क्योंकि एक्चुअली जब देखो इंडिया आज़ाद हुआ तो उसी जो मैंने सीरीज बताई देखिए आप, उसमें तो 5 कुछ बोलते हैं 552 प्रिंसली स्टेट थे, मतलब राजे रजवाड़े हुआ करते थे। कुछ बोलते हैं कि 562 थे, जो भी थे, लेकिन 550 से ऊपर थे, ये कन्फर्म है। तो जब ये इंडिया आज़ाद हुआ सो दे वर ट्राइंग कि यार हम अलग रह जाते हैं, लाइक हर एक राय चाहेगा कि हम किसी भी पाकिस्तान में, इंडिया में क्यों विलय हों। तो लेकिन ये जो वल्लभ पटेल जी थे, इनको पता था ये सब चीज़ें कि अगर ऐसा हो गया तो पूरी इंडिया अलग डिवाइड हो जाएगा। तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की, और जो इंटीग्रेशन यहाँ पर एक अगर आप पढ़ना चाहें इनके पढ़िए ज़रा, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के बारे में। अकेले आदमी ने पूरे इंडिया को यूनाइट किया आफ्टर द इंडिपेंडेंस, कि कोई भी अलग नहीं जाएगा। और यहाँ पर 3 जगह प्रॉब्लम आ रही थी, एक तो कश्मीर का आप जानते ही हैं, और दूसरा जूनागढ़ था, एंड थर्ड वाज हैदराबाद। तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं आज के टाइम के अंदर। आज के टाइम में कुछ नहीं है, बस पीओके वाला पार्ट रहता है, उसको देखना है, और जो है थोड़ा सा बाउंड्री डिस्प्यूट है। बाकी हैदराबाद जूनागढ़ इंडिया में ही है, और जो 370 डाला गया था उसको खत्म कर दिया गया है। तो ये छोटा सा पार्ट रहता है, अदरवाइज इसलिए बोला जाता है कि वह लाइक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हुआ करते थे। और कुछ लोग बोलते हैं कि इनको ही प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था, लेकिन इसमें गांधी जी ने सपोर्ट किया कि जवाहरलाल नेहरू को। उसके पीछे भी कैसा रीज़न दिए जाते हैं। पहले तो ये रीज़न दिया जाता है कि इनकी एज काफ़ी ज़्यादा थी, और यही रीज़न है कि आई थिंक दिसंबर 1950 में, अगले 1 साल बाद ही इनकी लाइक जब संविधान आया था 26 ऑफ जनवरी 1950 को, उसी साल अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई थी। तो इनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं थी उस हिसाब से, और यही चीज़ था। बाकी आप कुछ भी लगा सकते हैं कि क्या रीज़न रहा है क्या नहीं है, लेकिन ये कंट्रोवर्सीज भी है इसके ऊपर कि वल्लभ पटेल जी को बनना चाहिए था। बहुत ही गर्म दिमाग के थे, लाइक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थे, वन ऑफ माई फेवरेट लीडर। फिर आता फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अब जानते हैं कि इंडिया के अंदर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट है सबसे ऊपर, उसके नीचे डिफरेंट स्टेट्स के हाई कोर्ट्स आते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, राजस्थान का हाई कोर्ट है, तो ये सब चीज़ें, दिल्ली हाई कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट है, सबसे ऊपर आता है। और इनके जो थे, जो पहले चीफ जस्टिस थे, जस्टिस H.J. कानिया जी के बारे में पता होना चाहिए इनको। ये था जस्टिस कानिया प्रेसाइड ओवर द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट सिटिंग ऑन द 28 ऑफ जनवरी 1950। वही था, क्योंकि 26 जनवरी को हमारा जो संविधान लिखा गया था, इनेक्ट कर दिया गया था, उसके बाद 1-2 दिन के बाद ही सब काम स्टार्ट हो गए थे। तो ये है फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, जीवी मावलंकर। तो गणेश वासुदेव मावलंकर जी इनका पूरा नाम था। और देखो इंडिया में क्या होता है, नीचे होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा।
ये सब अभी चीज़ अगर आप पढ़ने का मन है तो मैं सब कुछ पढ़ाने को तैयार हूँ, आप मुझे बताना जरूर, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ क्योंकि पहला सेशन है, जीके का मैंने कभी ऐसा लिया नहीं है, लेकिन मैंने सोचा है कि वाई टू जस्ट कन्फाइन टू वन पर्टिकुलर टॉपिक, स्टार्ट करते हैं नई चीज़ें, तो सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आपको डेफिनेटली। और पहली क्लास में सब कुछ पॉसिबल नहीं है ये चीज़ों के बारे में बताना, इनके बारे में बताना, बट जैसे ही सेशन कंटिन्यू करेंगे हम लोग बहुत कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो इसमें क्या होता है, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है। तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है, लाइक आप समझ लीजिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, सबसे बड़े पर्सनैलिटी है ऐसा मान लेते हैं, वही करते हैं। तो लाइक द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और ये कौन होते हैं, स्पीकर होते हैं। और राज्यसभा कौन होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उनको स्पीकर नहीं बोलते, उनको बोलते हैं चेयरमैन। और चेयरमैन कोई नहीं होता है, ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अलग ऑफिस नहीं है, वो यहाँ पर बैठते हैं। सो नोन एज द फादर ऑफ लोकसभा, जैसे आप देख रहे हैं, मवलंकर स्टेबलाइज पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड स्टेबलाइज द स्मूथ ट्रांजिशन टू ए बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरलिज्म का मतलब क्या होता है कि जो लेजिस्लेचर है, जो रूल बनाने का काम है, जो नियम बनाने का काम है, उसमें दो हाउस करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा। तो जैसे अपने इंडिया में लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, इस सिस्टम बोला था बाई कैमरलिज्म, दो हाउस हैं, ठीक है। अब स्टेट्स में कभी कभी विधानसभा विधान परिषद दो भी होते हैं, कभी एक ही होता है। तो जिन जिन स्टेट में आई थिंक 6-7 स्टेट ऐसी हैं जहां पर दोनों हाउसेज हैं, जैसे उत्तर प्रदेश एक है जहां पर विधानसभा विधान परिषद भी है, तो हम बोल सकते हैं यूपी की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अंदर क्या है, इट इज बाइकैमरलिज्म, ये चीज काम की जाती है। फिर आता है फर्स्ट इंडियन इन आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज के अंदर क्या थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये क्वेश्चन अगर पूछा गया है कि पहले कौन थे, और स्पेशली फॉर द स्टेट पीसीएस और द यूपीएससी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं उसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसे बोला जाता है भाई बताओ कौन थे पहले। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के भाई थे ये। सत्येंद्रनाथ ब्रोक बैरियर्स फॉर इंडियंस इन एंटर द प्रेस्टिजियस सिविल सर्विसेज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। देखिए हुआ क्या करता था कि 1857 के बाद ये था कि ये बोल दिया गया कि हम कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, कोई भी काम कोई भी इंडियन सिविल सर्विस ज्वाइन कर सकता है अगर वो काबिल है उस लाइक के। लेकिन वो कहने के लिए था, लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी थी, लाइक जो लैंग्वेज पूछी जाती थी वो बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज थी, लैटिन जो थी, लैटिन लैंग्वेज में पूछी जाती थी। अब सोच कर देखो, जो इंडियन एक बंदा है, इंडियन पढ़ा हुआ है, उसको बेचारे को क्या पता चलेगा कि लैटिन लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर देना कितना डिफिकल्ट था। एज भी पहले क्या थी, आई थिंक 21 थी, उसके बाद 18 साल भी कर दी गई थी लिटन के टाइम पीरियड में। तो एज का बैरियर भी था, 20-21 साल में आदमी पता नहीं चले करना क्या, एंड देन यू आर सेइंग कि आप कॉम्पिटिशन फेस करो डिफरेंट लैंग्वेज में और इतनी कम एज में। उसके साथ साथ जो एग्जाम हुआ करता था इंडिया में नहीं हुआ करता था, इट वाज इन लंदन। तो सोच कर देखो कि लंदन जाकर एग्जाम देना, तो कहने के लिए था कि हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं, बट एक्चुअली इट वाज हेवीली डिस्क्रिमिनेटेड टुवर्ड्स द ब्रिटिशर्स। तो ये सब चीज़ें हुआ करती थी। इट वाज आई थिंक 1919 जो आए थे मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे, उसमें बात की गई थी कि हम इंडिया में भी कराएंगे इसका एग्जामिनेशन, ऐसा था। लेकिन आप समझ सकते हैं कि सत्येंद्रनाथ टैगोर जी 1863 के अंदर पहले ये आईसीएस सिविल सर्वेंट जो है ज्वाइन करते हैं। फिर आता है फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर, ये कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, और इनको लिटरेचर में दिया गया था 1913, और किस काम के लिए, गीतांजलि। सो टैगोर द ऑथर ऑफ गीतांजलि बिकम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। हिज वर्क एम्फसाइज यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी। तो आप जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी को। और कभी कभी क्या था, ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम, मुझे याद आ रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो नोवेल मिला था उसको रिनाउंस कर दिया था, वापस कर दिया गया था किसी प्रोटेस्ट में नहीं। देखो समझो, इनको क्या था कि 1913 में तो मिला था नोबेल प्राइज, और 1915 में मिला था इनको नाइटहुड फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। फिर क्या हुआ, 1919 में जलियांवाला मैसेकर होता है, कांड होता है, मैसेकर होता है, पंजाब में अमृतसर में हुआ था। इन्हीं के प्रोटेस्ट में ये नाइटहुड वापस किया था, नॉट नोबेल प्राइज। तो डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस थिंग। आगे देखते हैं। फिर आता है कि फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल इन स्पेस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी बात चल भी रही है, गगनयान के बारे में बात चल रही है, तो क्वेश्चन बनेगा किसी भी एग्जाम में। तो इट वाज राकेश शर्मा जी 1984 में। सो अबाउट द सोवियत स्पेस क्राफ्ट सोयाटी, ये नाम करने की जरूरत नहीं है। जो राकेश शर्मा जी हैं, फॉर्मली सेड सारे जहां से अच्छा, और जैसे फेमसली सेड, जब ऊपर देखा तो उन्होंने बताया कैसा लग रहा है, तो पूछा गया कैसा लग रहा है अपना भारत, तो बोला सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये वाली बात की कि सारी दुनिया से अच्छा लग रहा है, व्हेन आस्क्ड अबाउट हाउ द इंडिया लुक्स फ्रॉम द स्पेस। तो ये है, अभी मैं इनके बारे में पढ़ रहा था एक्चुअली, काफ़ी ये अभी फॉर्चुनेटली हमारे साथ हैं, लाइक ये अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया से इतनी लाइमलाइट से काफ़ी अलग है। इनकी वीडियो, एक फोटो वायरल हुई थी और लोग पहचान भी नहीं रहे थे कौन है, तो बताया कि वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल इन स्पेस। तो कुछ लोग होते हैं जो सोशल मीडिया या फिर चाहते हैं लाइमलाइट में रहना, कुछ लोग ऐसे होते हैं दे अचीव समथिंग बट दे वांट टू स्पेंड देयर लाइफ एज अ नॉर्मल पर्सन। तो डिपेंड करता है।
फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू विन द नोबेल प्राइज, तो ये आप जानते हैं सीवी रमन जी थे, इनको फिजिक्स में मिला 1930 में, एंड फॉर द डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट. So Raman discovered the Raman effect, which explain the scattering of light, a phenomena that continue to influence scientific advancement. तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, तो देखिए कौन थे, तेंजिन नोर्गे जो थे, ये 1953 में, अलॉन्ग विद एडमंड हेली, इनके साथ इन्होंने जो माउंट एवरेस्ट है इसकी हाइट कितनी है, 8848 मीटर, लगभग 9 किलोमीटर की हाइट. आप समझ सकते हैं इट इज़ डिफिकल्ट लाइक टू क्लाइम. बहुत ही लिमिटेड लोग जाते हैं. कभी पढ़ना है इनके बारे में, कितने लोगों की डेथ वहाँ हो जाती है रास्ते में ही, और उनकी जो बॉडी है वो वहीं है आज तक, ना तो डिकम्पोज हुई है ना ही कोई लेकर आ पाया है. तो आप समझ सकते हैं इट इज़ नॉट इजी टास्क. So along with the Edmund Halley, Tenzing ascent to Everest made history, symbolizing resilient and human spirit. फिर आता है कि पहले इंडियन कौन थे जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था. भारत रत्न कौन है, इट इज अ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. मतलब कोई भी सिटीजन इंडिया के लिए, लाइक कोई भी पर्सन इंडिया के लिए बहुत अच्छा काम करता है तो उसको इंडिया की तरफ से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाता है. अब कोई जरूरी नहीं है इंडियंस को दिया जाता है, अभी क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे हम लोग, ये किसी को भी दिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन उनके लिए इतना कॉन्ट्रीब्यूशन लाइक होना चाहिए. तो ये है कि जो पहले थे एस राधाकृष्णन, सो फिलोसोफर थे, ये टीचर थे, स्टेटमैन थे. राधाकृष्णन आप जानते हैं, ये बात डिस्कस भी किया था हमने. कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियाज एजुकेशन थ्रू एन एजुकेशन अर्न हिज इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. तो आई गेस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें डिस्कस कर देंगे फर्स्ट इन इंडियन फीमेल. तो अब तो ये जो अचीवमेंट थी ये थी मेल लोगों की, अभी हम बात करें फीमेल की, उनका भी काफ़ी बड़ी अचीवमेंट रही है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट वीडियो. कैसी लगी वीडियो, कुछ सीखने को मिला हो. आई नो कि पहली वीडियो है, बहुत सारा कंटेंट आपको लगा होगा कि ये तो सर ऊपर से जा रहा है या फिर कैसे याद रखेंगे, बट बिलीव मी विद द टाइम आपको सब चीज़ रिवाइज होती चली जाएंगी. जीके इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस ये चीज़ होती है कि आपको रेगुलर मेहनत करनी पड़ती है. मजा आना चाहिए पढ़ने में. अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. सो थैंक यू फॉर योर टाइम. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.